वेलकम टू लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसमें जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो दोस्तों, इसके जो कंटेंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर हैं। डेफिनेशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फाइनल ड्रग एलिमिनेशन। इन जो है 5 पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी की दो क्लासेस होती हैं। क्लासिफिकेशन अगर फार्माकोलॉजी की करें तो वो दो बनेंगी, एक फार्माकोकाइनेटिक्स होती है और एक फार्माकोडायनामिक्स होती है। तो इस वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है उसकी। व्हाट बॉडी डू विद ड्रग। हमारी बॉडी मेडिसिन के साथ क्या करती है जब हम उसे खा लेते हैं, एडमिनिस्टर कर लेते हैं। तो बॉडी जो ड्रग के साथ करती है, जो जो प्रोसेसेस करती है, उसको फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स है मेडिसिन। ये एक पेशेंट या एक पर्सन जो है इसे खाता है। खाने के बाद वो इसके स्टोमिक में जाती है। फिर वहाँ से सबसे पहला प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन, वो ब्लड में जज़ब हो जाएगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, वो ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद उसे तोड़ दिया जाएगा, मेटाबॉलिज्म, और फाइनली उसे बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया जाएगा। ये फार्माकोकाइनेटिक्स में मेजर 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम देखेंगे। तो जो है थोड़ी डिटेल में इसकी डेफिनेशन हो गया होगी। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी, इंसानी जिस्म के असरात ऑन ड्रग मेडिसिन पे। किसी भी दवाई पर इंसानी जिस्म के असरात जो होते हैं उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और वो कौन कौन से असरात होते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। तो ये वो 4 दोस्तों पॉइंट हैं जो फार्माकोकाइनेटिक में होते हैं और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है जी? मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है ओरली, या वो टैबलेट होती है, या वो कैप्सूल हो सकता है, या वो सिरप हो सकता है। तो ओरली, मुंह के ज़रिए जो मेडिसिन हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो फिर क्या करेगी? एडमिनिस्टर करने के बाद वो मैदे में चली जाएगी, स्टोमिक में चली जाएगी। ये मेडिसिन मुंह से ली थी और ये कहाँ पे आ गई? स्टोमिक में आ गई। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट डिसइंटीग्रेशन होगी इसकी, ये टूटेगी, ये मेडिसिन छोटे छोटे ज़र्रों में तकसीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा जी? नेक्स्ट ये डिज़ोल्व हो जाएगी स्टोमिक के अंदर। तो जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस आएगा ड्रग एब्जॉर्प्शन का। यहाँ से फार्माकोकाइनेटिक्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है जी, वो देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन इज ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग, ड्रग का मुंतकिल होना फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर ये एडमिनिस्टर की गई थी, टू द ब्लड स्ट्रीम, वहाँ से ब्लड में। यानी कि दवाई मुंह के ज़रिए स्टोमिक में एडमिनिस्टर की गई, वहाँ पर ये फिर क्या करेगी? टूटेगी, डिज़ोल्व होगी और ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। तो इस सारे अमल को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो ये किसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है? ये हो रही है ड्रग की एब्जॉर्प्शन। तो इस मुनासबत से इसे हम बोल देंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, द रेट एंड एफिकेसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो किस रफ्तार से होगी और वो कितनी होगी? ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्रग कितनी एब्जॉर्ब होगी, एफिकेसी, और कितनी स्पीड से होगी, वो है रेट। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमने ड्रग एडमिनिस्टर कौन से रूट से की है। ठीक है जी। तो डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो अगर तो हम ओरली दे रहे हैं तो फिर एब्जॉर्प्शन उसकी कम होगी। किसकी निस्बत कम होगी? अगर हम कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर या डिलीवर कर रहे हैं आईवी, इंजेक्शन के ज़रिए वेन में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन 100% होगी, 100% एब्जॉर्प्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस इंजेक्शन के सूरत में वो मेडिसिन ना तो स्टोमिक में जाएगी, ना वो टूटेगी, ना वो डिज़ोल्व होगी, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली किधर डायरेक्ट भेज दी हमने? ब्लड में भेज दी। तो इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन 100% काउंट होती है। अब दोस्तों, कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ये वो डिसाइड करेंगे कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ये पैसिव डिफ्यूजन हो रही है या एक्टिव डिफ्यूजन हो रही है या ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो पैसिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो तरीके हैं जिनके ज़रिए मेडिसिन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है।
तो इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी एनर्जी के लिहाज से देखते हैं, पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी का क्या रोल है और एक्टिव में क्या रोल है। द पैसिव को देखते हैं सबसे पहले, द प्रोसेस इन विच नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। मालिक्यूल्स या ड्रग मालिक्यूल्स को हरकत करने के लिए किसकी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप एक्टिव की बात करें तो दिस प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। ड्रग मालिक्यूल को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देखें, ये ड्रग मालिक्यूल्स हैं, ये यहाँ से क्रॉस करके इस तरफ आ रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे कोई एटीपी कोई एनर्जी तो यूज़ नहीं हो रही। लेकिन इस तरफ देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस तरफ से मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो एटीपी एनर्जी की एक किस्म है जो कि इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट जो है देखते हैं जी, डायरेक्शन क्या है। तो पैसिव में जो डायरेक्शन होगी वो होगी जी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज़्यादा है, कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, और यहाँ से पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डायरेक्शन इनकी क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर एक्टिव की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मालिक्यूल की तादाद कम है, ये कहाँ जा रहे हैं, उस तरफ जहाँ पे मालिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, तो इसके लिए एनर्जी यूज़ होगी, एटीपी मालिक्यूल यूज़ होगा। तो नेक्स्ट दोस्तों ये है जी एटीपी, नो हाइड्रोलाइज। तो नेक्स्ट दोस्तों है जी एटीपी, नो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मॉलिक्यूल है उसकी, वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि वो यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हो रहा डिफ्यूजन में, पैसिव डिफ्यूजन में। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज टेकन बाय हाइड्रोलाइसिस, एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है, एनर्जी निकलती है और उसे यूज़ किया जाता है। एक और भी है जी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। दोस्तों एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का क्या मतलब होता है इनसाइड, और एक्सो का क्या मतलब होता है आउटसाइड। एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स इनगल्फमेंट ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। ठीक है जी, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल जो कि सेल से बाहर होगा उसको सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा लिया जाएगा। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है जी, एक्सोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स इनगल्फमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर ड्रग मॉलिक्यूल मौजूद है, उसको सेल से बाहर भेजना है, तो उस अमल को एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी, ये एंडोसाइटोसिस है, ये ड्रग मॉलिक्यूल ये सेल है, ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये क्या है जी, ये सेल है। तो ये सेल से बाहर है ड्रग मॉलिक्यूल, इनको जो है ये सेल मेम्ब्रेन इनसाइड मूव करवाएगी, इनके गिर्द एक लेयर बना के ये अंदर आ गई। अब मिसाल के तौर पे अंदर से ड्रग मॉलिक्यूल को बाहर भेजना है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट प्रोसेस होगा कि इनसाइड से वो मेम्ब्रेन के साथ मिलेगी और फिर सेल मेम्ब्रेन उसे सेल से बाहर भेज देगी। तो ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए ड्रग एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट दोस्तों है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स ब्लड स्ट्रीम। ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान ड्रग जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम से निकलती है एंड एंटर्स इनटू द सेल्स एंड टिश्यूज़, और सेल्स और टिश्यूज़ में चली जाती है। तो ये देखें दोस्तों, ये सपोज करें कि ये ब्लड है, इसमें सारी की सारी मेडिसिन जो है वो एब्जॉर्प्शन के बाद आ गई है। तो अब ब्लड जो है ये तो पूरी बॉडी में जाता है और इसके अंदर है मेडिसिन, तो ब्लड जहाँ जहाँ पर जाएगा वहाँ वहाँ पर ये मेडिसिन को भी साथ ले जाएगा। तो वो जो मेडिसिन के ज़रात होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ब्लड से निकल के जो है ना जिस्म के दूसरे हिस्सों के सेल्स और टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि लीवर है, लंग्स हैं, किडनी है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों देखा कि जहाँ ब्लड ने ही मेडिसिन को तकसीम करवाना है। तो एक सिंपल सी बात है जी, ब्लड फ्लो एक वो ये है कि जहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पर मेडिसिन की मिकदार भी ज़्यादा पहुँचेगी, और जहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा वहाँ पे मेडिसिन की मिकदार भी कम पहुँचेगी। तो ये देखते हैं जी, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो वेरीज एज ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। जहाँ बॉडी के जिस हिस्से को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिल रही है वहाँ पर मेडिसिन ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम जा रही है वहाँ पर मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। जैसा कि
blood flow is high to brain, liver and kidney, and blood flow to the skeletal muscle, adipose tissues is lower। ठीक है जी, तो यहाँ इन वाले हिस्सों में बॉडी के ब्लड फ्लो कम है, इसलिए मेडिसिन की ड्रग की मिकदार भी कम पहुँचेगी, जबकि ब्रेन, लिवर और किडनी में ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो मेडिसिन की मिकदार भी ज़्यादा जाएगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, मोर ड्रग्स आर डिलीवर्ड टू द ग्रेटर ब्लड फ्लो एरिया। कोई वही बात कि उन एरियाज़ में, बॉडी के उन एरियाज़ में ड्रग ज़्यादा पहुंचेगी जहाँ पे ब्लड फ्लो तेज़ है। तो कैपिलरी परमिएबिलिटी, जो कैपिलरी है ये खून की नाली को बोलते हैं, और परमिएबिलिटी बोलते हैं किसी चीज़ की को एंटर होने की इजाज़त देना। तो इट वेरीज वाइडली इन डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ बॉडी। तो कैपिलरी की परमिएबिलिटी जो है वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट होती है। कहीं पे जो है कैपिलरी परमिशन ज़्यादा दे रही हैं ब्लड फ्लो को, और कहीं पे कम दे रही हैं। जैसा कि इन ब्रेन कैपिलरी परमिएबिलिटी इज़ वेरी लेस। ठीक है जी, ब्रेन के अंदर परमिएबिलिटी कैपिलरी की क्या है, लेस है। सो डैट ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस। ये एमसीक्यू भी है कि ब्रेन की कैपिलरी परमिएबिलिटी कम होती है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रग मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे, वो वाले ड्रग मॉलिक्यूल्स जो लिपिड सॉल्युबल होंगे। जो क्या होंगे जी, लिपिड सॉल्युबल होंगे या अनआयोनाइज्ड होंगे। ये दो लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। और दूसरी तरफ देखें, इन लिवर एंड स्प्लीन, लिवर और स्प्लीन में क्या होता है जी, कैपिलरी परमिएबिलिटी इज़ वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा होती है। सो डैट मैनी ड्रग कैन क्रॉस, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स क्रॉस कर सकती हैं लिवर और स्प्लीन को, लेकिन ब्रेन को सिर्फ लिपिड सॉल्युबल करेंगी क्योंकि कैपिलरी परमिएबिलिटी कम होती है। तो नेक्स्ट दोस्तों है जी, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो ड्रग मॉलिक्यूल्स में बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, और वो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन। ये एमसीक्यू याद रखना जी, कि ड्रग मॉलिक्यूल्स कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलते हैं, एल्ब्यूमिन के साथ मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, द बाउंडेड ड्रग्स आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव। अब जो ड्रग मॉलिक्यूल मिल जाएंगे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ठीक है जी, वो कोई बॉडी पे असर नहीं रखते होंगे। ठीक है जी, उनकी फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्टिवनेस होती है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी। ओनली, नेक्स्ट है जी, ओनली फ्री और अनबाउंड ड्रग कैन एक्ट ऑन टारगेट साइट इन द टिश्यूज। सिर्फ वही ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी जो कि फ्री होगी या वो अनबाउंड होगी, मींस वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं की होगी, सिर्फ वही बॉडी पे अपना असर शो करेगी। नेक्स्ट है जी, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन बस देख लें, इंपॉर्टेंट है वो। द वॉल्यूम इन टू विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, वो वॉल्यूम लिक्विड का, वो वॉल्यूम जिसके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसे क्या बोलेंगे, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है जी, बायो अवेलेबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी देख लें। द रेट एंड एक्सटेंट, वो रफ्तार और वो वक़्त एट विच एडमिनिस्ट्रेड ड्रग रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन बिफोर रीचिंग अ साइट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। साइट ऑफ एक्शन पर ड्रग पहुंचने से पहले जितनी मिकदार में और जितनी रफ्तार से पहुंच जाती है ब्लड में, जहाँ पे ड्रग ने अपना असर दिखाना है उसे बोलेंगे साइट ऑफ एक्शन। उससे पहले पहले जितनी मेडिसिन सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंच चुकी है, उसकी रफ्तार और उसकी मिकदार को क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी। अगर बायो अवेलेबिलिटी अब ज़्यादा होगी तो साइट ऑफ एक्शन पर उसका इफ़ेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा, और अगर बायो अवेलेबिलिटी कम होगी तो साइट ऑफ एक्शन पे उसका इफ़ेक्ट उतना ही कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो इसे देखते हैं जी, ड्रग्स आर मोस्टली एलिमिनेटेड इनटू यूरिन और बाइल प्रोडक्ट। यूरिन किडनी ऑर्गन से रिलेटेड, बाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड है लीवर। ठीक है जी, याद रखना है आपने। तो नेक्स्ट लाइन है इसकी जी, द लीवर इज़ द मेजर साइड ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पे होता है जी, लीवर में होता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है, ये ड्रग को ब्रेक डाउन करता है या ट्रांसफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको समझ लग जाएगी इसकी जी, द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म
ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्म्स, ये बदल देता है ड्रग्स मेडिसिन को इनटू अ फॉर्म, एक ऐसी शक्ल में विच कैन इजीली एलिमिनेट वाया किडनी, जो किडनी के ज़रिए बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ड्रग्स को ऐसी शक्ल में बदल देता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, ड्रग मेटाबॉलिज्म हैज़ टू टाइप ऑफ रिएक्शन। ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं फेज़ 1 रिएक्शन और एक को बोलते हैं फेज़ 2 रिएक्शन। अच्छा, फेज़ 1 रिएक्शन क्या होता है जिसे देखते हैं, इट्स फंक्शन टू कन्वर्ट लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स इनटू मोर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो देख लीजिए, मेनली इट इज़ ऑक्सीडेशन, बट समटाइम्स इट इज़ रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। तो ये तीन तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन ऑक्सीजन का निकल जाना, और हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर का टूटना। तो ये प्रोसेस इसमें जो है हो सकते हैं फेज़ 1 में। फेज़ 2 में देखते हैं, इट्स फंक्शन टू कॉन्जुगेट ड्रग मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेट का मतलब है मिला देना, किसी एक दो चीज़ों को आपस में मिलाना। तो ड्रग मॉलिक्यूल के साथ ये कोई ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल मिला देता है फेज़ 2 में। क्यों मिला देता है वो आगे देखते हैं। इफ़ द मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाली जो चीज़ होती है, या मेटाबॉलिज्म के बाद जो ड्रग मॉलिक्यूल की शक्ल बनती है, उसे हम मेटाबोलाइट भी कहते हैं। ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट या रिजल्ट होता है उसे भी मेटाबोलाइट कहते हैं। तो इफ़ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट सफिशेंटली पोलर। फेज़ 1 में क्या हो रहा था, मेडिसिन को पोलर बनाया जा रहा था। तो अगर वो फेज़ 2 में इतनी ज़्यादा पोलर नहीं हुई मेडिसिन के उसे एक्सक्रीट करवाया जा सके बॉडी से, देन अ सब्सिक्वेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शन अकर्स। तो फेज़ 1 के फ़ौरन बाद एक सब्सिक्वेंट रिएक्शन होता है जिसे कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या करेगा, दिस रिएक्शन एड्स सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिक एसिड और अमीनो एसिड, इन तीनों में से कोई भी एक एसिड जो है वो ऐड कर दिया जाएगा इन ड्रग मॉलिक्यूल एंड मेक्स इट मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। और उसके नतीजे में क्या होगा, वो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा पानी में। तो इजीली उसे एक्सक्रीटेड बाय किडनी, यूरिनेशन यूरिन के ज़रिए, किडनी के ज़रिए उसे बॉडी से इजीली फिर एक्सक्रीट करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये मेटाबॉलिज्म में दो तरह के फेजेस होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। नेक्स्ट है जी ड्रग एलिमिनेशन, और ये फाइनल पॉइंट है इस टॉपिक का, फार्माकोकाइनेटिक्स का। उसकी इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है जो कि बड़ी इजी है। रिमूवल ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ड्रग एलिमिनेशन। किसी जिस्म से दवाई को एक बाहर निकाल देना या दवाई का इखराज करवा देना क्या कहलाता है, ड्रग एलिमिनेशन कहलाता है। तो ड्रग एलिमिनेशन कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन से रूट हैं ड्रग एलिमिनेशन के। नंबर 1, 90% मेडिसिन जो हैं वो किडनी के ज़रिए एलिमिनेट होती हैं हमारी बॉडी से। किडनी के बाद लीवर भी जो है ड्रग को एलिमिनेट करवाने में अपना रोल प्ले करता है। और कुछ मेडिसिन जीआईटी के ज़रिए भी क्या होती हैं, एक्सक्रीट होती हैं। कुछ मेडिसिन लंग्स के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं। कुछ मेडिसिन जो हैं वो स्वेट के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं, जो में पसीना आता है। कुछ मेडिसिन टीयर्स, आंसुओं के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं। और कुछ मेडिसिन जो हैं वो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं। ये ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट मेडिसिन होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो इस्तेमाल करती हैं, उनमें से चंद एक मेडिसिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में क्या होती हैं जी, एक्सक्रीट होती हैं। तो ये जो है रूट्स थे। और एक और है जी सलाइवरी सिक्रीशन। सलाइवरी सिक्रीशन क्या है जी, सलाइवा जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, थूक बनती है, जो कुछ मेडिसिन जो हैं उसमें भी स्क्रीट करवाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक था फार्माकोकाइनेटिक्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।